Assalamu alaikum guys, this is Waqar bin Jamal from the platform of IM4CSS Online Academy. Today we are going to take our lecture number 5 and it is about English essay. तो English essay के इससे पहले हमने 4 lectures किए हैं और आज का lecture number 5 है. तो अब जो 4 lectures हमने किए हैं वो थोड़ा सा मैं briefly आपको बता दूँ ताकि जो एस्पायरेंट्स पहली दफ़ा मेरे यूट्यूब चैनल जो है ना वो देख रहे हैं तो उनको आइडिया हो जाए और वो प्ले लिस्ट से बाकी वीडियोस देख सकें. इससे पहले हमने आउटलाइंस पे थॉरोली डिस्कशन कर ली है, आउटलाइंस पे, थीसिस स्टेटमेंट पे और ओवरऑल पैराग्राफ स्ट्रक्चरिंग पे कि पैराग्राफ स्ट्रक्चर किस तरह से करना है और वो जो ऐसे हम लेके चल रहे हैं वो भी आपसे उससे भी इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ. उससे पहले अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे यूट्यूब चैनल पे आए तो उसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आप नेक्स्ट जो लेक्चर्स अपलोड हों उनकी वीडियोस आप जो है ना बर वक्त हासिल कर सकें. और शेयर करें, इसे लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के दरमियान और अपने जो पॉइंट ऑफ व्यू है हमारे लेक्चर के रिगार्डिंग वो ज़रूर दें. और अगर आपको लेक्चर पसंद नहीं आया तो इसको डिसलाइक करें और पसंद ना आने की वजह भी बताएं ताकि हम इसकी क्वालिटी को मज़ीद बेहतर कर सकें. तो चलिए फिर आज का हम अपना जो टॉपिक है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं. इससे पहले ऐसे के बारे में हमने डिस्कशन थॉरोली कर चुके हैं, लेकिन दो जो पार्ट्स आज का जो स्पेसिफिक लेक्चर होगा, अप्रोचेस ऑफ इंट्रोडक्शन एंड अप्रोचेस टू कंक्लूजन. तो जो आपका इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ है और जो आपका कंक्लूजन है वो किस तरह से लिखना है वो आपको बताता हूँ. ठीक है, आज का जो लेक्चर है आपको पता है हमने टॉपिक ये चूज़ किया था, पाकिस्तान इनफॉर्मल इकोनॉमी एंड द वे फॉरवर्ड. ये 2020 में ये ऐसे आया है और इसी ऐसे को हम कर रहे हैं. इस पर हमने थीसिस स्टेटमेंट कर लिया और इसको थीसिस स्टेटमेंट वगैरह भी देख लिया हुआ है और उसके अलावा आउटलाइन एंड पैराग्राफ स्ट्रक्चरिंग देख ली है. आमतौर पे जो आप इंट्रोडक्शन के पैराग्राफ को छोड़ के, ठीक है, इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन को छोड़ के जो आम बाकी आप आउटलाइंस के पैराग्राफ लिखते हैं उसकी स्ट्रक्चरिंग भी मैंने आपको करवा दी थी. ठीक है, मैं थोड़ा सा मजीद इधर बता देता हूँ. टॉपिक सेंटेंस होता है, फिर एक्सप्लेनेशन ऑफ टॉपिक सेंटेंस होती है और एग्जांपल होती है, केस इन पॉइंट, फैक्ट एंड फिगर जो आप और कंक्लूडिंग सेंटेंस होती है. ये एक नॉर्मल पैराग्राफ का मैं जो स्ट्रक्चर है वो बता रहा हूँ, जो एक आउटलाइंस का पैराग्राफ लिखता है. ठीक है, ऐसे के अंदर और एक पैराग्राफ के अंदर एक आइडिया डिस्कस किया जाता है. उसका टॉपिक सेंटेंस, लेट्स सपोज आप अगर डिस्कस कर रहे हैं इकोनॉमी से कर रहे हैं तो लो इज ऑफ डूइंग बिजनेस कर रहे हैं, उसका टॉपिक सेंटेंस को लिखेंगे, टॉपिक सेंटेंस को एक्सप्लेन करेंगे और देन आप जो है ना वो उसकी एग्जांपल्स, केस इन पॉइंट और एट द एंड आप कंक्लूडिंग सेंटेंस लिखेंगे. गॉट इट? सो अब ये तो एक आम पैराग्राफ की स्ट्रक्चरिंग है. ठीक है, ये हम कर चुके हैं. इसके दो, इस ऐसे के दो एस्पेक्ट थे, पाकिस्तान इन फॉर्मल इकोनॉमी एंड द वे फॉरवर्ड, ये आपके सामने है. तो हम ये दोनों आउटलाइंस के दोनों पोर्शन की यानी वे फॉरवर्ड और पाकिस्तान इन फॉर्मल इकोनॉमी किस तरह से इसकी आउटलाइन बना चुके हैं. आज के जो लेक्चर है वो स्पेसिफिकली है आउटलाइंस पे हो चुका है. अप्रोचेस टू इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ. अब ऐसे राइटिंग में जो आपका इंट्रोडक्शन होता है, जो पहला पैराग्राफ इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ होता है, उसके लिए कौन कौन सी अप्रोचेस हैं और आपको कौन सी अप्रोच फॉलो करनी चाहिए और किस तरह से आपको अपना ऐसे लिखना चाहिए. तो बेसिकली दो जो मेजर या दो आप कह लें कि मेन जो अप्रोचेस हैं जो ऐसे राइटिंग में ऐसे राइटिंग के जॉनरा के अंदर, इस जॉनरा में फॉलो की जाती हैं, वो आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ. एक है पायरामिड अप्रोच, एक है इन्वर्टेड पायरामिड अप्रोच. रिमेंबर कि लोगों को ना अक्सर स्टूडेंट्स जो होते हैं या फिर कोई आम आदमी, अगर आम आदमी से मुराद ये है कि जो स्पेशलिस्ट लिंग्विस्टिक का या इंग्लिश से रेलिवेंट रिलेटेड जो है ना वो टीचर या लेक्चरर नहीं पढ़ा रहा, तो वो फिर आप बहुत सारे मिक्स जॉनरा को, मुख्तलिफ डिफरेंट राइटिंग के जॉनरा जो है ना उनको मिक्स कर रहे होते हैं. उनको समझ नहीं आ रही होती कि ऐसे राइटिंग एक डिफरेंट जॉनरा है, प्रेसी राइटिंग एक डिफरेंट जॉनरा है, लेटर राइटिंग एक डिफरेंट जॉनरा है, वोकैबुलरी एप्लीकेशन राइटिंग एक डिफरेंट जॉनरा है, नॉवल एक डिफरेंट है. तो लोग क्या करते हैं, स्टूडेंट्स मैंने अक्सर देखा कि वो मिक्स कर रहे होते हैं चीज़ें, इवन पर्सनल प्रोनाउन यूज कर रहे होते हैं वो ऐसे राइटिंग के अंदर. तो इस तरह की ये ऐसे राइटिंग का जो जॉनरा है इसके अंदर आप पर्सनल प्रोनाउंस एक्सेप्ट वो जो आपकी ज़ात से मुतल्लिक ऐसे है उस ऐसे को छोड़ के आप पर्सनल प्रोनाउन यूज नहीं करते इसमें. ठीक है, तो ये तो चले कुछ जनरल बातें. तो अब स्पेसिफिकली हम देखते हैं कि इंट्रोडक्शन का जो पैराग्राफ है वो लिखने के लिए आपको कौन सी अप्रोचेस फॉलो करनी चाहिए, कौन कौन सी अप्रोचेस जो मेजर समझी जाती हैं. पायरामिड अप्रोच क्या होती है जी? इसमें
इसमें आप थीसिस स्टेटमेंट सबसे पहले लिखते हैं। सबसे पहले आप क्या लिखते हैं? थीसिस स्टेटमेंट लिखते हैं। फिर आप समरी ऑफ आउटलाइन, आपने जो आउटलाइंस बनाई हैं उनकी जो समरी है वो लिखेंगे, ठीक है। उनको मतलब आपकी आउटलाइंस को, सारी आउटलाइंस को आप समराइज कर देंगे और एंड पे आप एक दो सेंटेंसेस कॉल फॉर एक्शन के लिखेंगे। ये एक आसान अप्रोच है जो आमतौर पर यूजली फॉलो भी की जाती है। ये ज्यादातर फॉलो इसलिए की जाती है कि ये आसान है। समरी आउटलाइन तो क्योंकि आपने ऑलरेडी लिख ली है और अब आपने सिर्फ क्या करना है, उसकी समरी बनानी है ना आउटलाइंस की। आउटलाइन तो आप ऐसे से पहले लिखते हैं, ऐसे आप स्टार्ट करते हैं ना जब, तो सबसे पहले आप आउटलाइन लिखते हैं, ठीक है। आउटलाइन लिखते हैं, सब आउटलाइंस लिखते हैं, केसिंग पॉइंट्स लिखते हैं, जैसे मैंने ये पीछे आपको लिखवाए थे, अगर आपको याद हो, ये देखें अगर हमने लिखी हुई है, ये आउटलाइन है, फिर सब आउटलाइन है और फिर केसिंग पॉइंट्स, ठीक है। ये इस तरह से आपने आउटलाइन जो है ना ऐसे से मतलब ऐसे आपने स्टार्ट किया इंट्रोडक्शन से पहले। और ये थोड़ा सा मैं मजीद आपको मुतारिफ करवा दूँ ताकि आपको, ये आउटलाइन मैंने हेडिंग दी है, ठीक है। उसके बाद आपने इंट्रोडक्शन में अभी यहाँ पे सिर्फ मैंने थीसिस स्टेटमेंट लिखा था क्योंकि इंट्रोडक्शन आगे जो करवाया तो वो आगे बताया। फिर ये इस तरह से आपने आउटलाइंस, ये आउटलाइन सारी लिख ली है आपने, कम से कम 2 पेजेस पे आपकी आउटलाइंस होनी चाहिए, उससे अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है। और मतलब कॉम्प्रिहेंसिव उसने कहा भी है आपकी, जो मैंने आपको लेक्चर इससे पहले करवाया था ऐसे राइटिंग पे, रिक्वायरमेंट्स ऑफ एफपीएससी ऐसे के लिहाज से क्या रिक्वायरमेंट्स करती है, तो वो उसमें मैंने डिटेल बताया था आपको कि आउटलाइन, कॉम्प्रिहेंसिव आउटलाइन से क्या मुराद है, ठीक है। ये आउटलाइंस आपकी बन गई हैं। अब आउटलाइंस के बाद जो है ना, अब आपने इस अप्रोच को अगर आप ले लें, आप पायरामिड अप्रोच की अगर बात करें तो ये आसान है। थीसिस स्टेटमेंट आपने बनाया, थीसिस स्टेटमेंट सबसे पहले लिखेंगे, फिर समरी ऑफ आउटलाइन और कॉल फॉर एक्शन। इसकी मैं आपको करके बता देता हूँ ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। ये हमने थीसिस स्टेटमेंट लिखा था इसका, ठीक है। ये थीसिस स्टेटमेंट आप सबसे पहले लिखेंगे, ये वाला, यही वाला, द इनफॉर्मल इकोनॉमी इज अ डाइवर्सिफाइड सेट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज, एंटरप्राइजेस, जॉब्स एंड वर्कर्स that are not regulated or protected by the state and is characterized by many issues such as current account deficit, fiscal deficit, high cost of doing business, low cost of ease of doing business, a lack of export infrastructure and so on. This needs an integrated and broadened strategy to uplift Pakistan's economic ship out of troubled water. ये हमने इसका लिखा था, क्या लिखा था, ये इसका थीसिस स्टेटमेंट लिखा था। अच्छा, अब ये थीसिस स्टेटमेंट आपने सबसे पहले लिखना है। ये इस अप्रोच को अगर आप फॉलो कर रहे हैं, इस अप्रोच को फॉलो करें, पायरामिड अप्रोच को फॉलो करें। पायरामिड समझते हैं ना, मखरूती शक्ल होती है। तो सबसे पहले आप थीसिस स्टेटमेंट, फिर आपने समरी ऑफ आउटलाइन, जो आउटलाइंस लिखवाई हैं उसके दोनों पोर्शन के, जैसे वे फॉरवर्ड और इनफॉर्मल इकोनॉमी, ये हमारे 2 पोर्शन है ना ऐसे के, तो इन दोनों पोर्शंस की आपने क्या आउटलाइंस की जो है समरी लिख लेनी है, पैराग्राफ की सूरत में समरी बना देनी है उसकी। और एंड पे आपने 1-2 सेंटेंसेस कॉल फॉर एक्शन के डाल दें। ये आपकी पायरामिड अप्रोच जो आमतौर पर फॉलो की जाती है और जो ईजी समझी जाती है, ठीक है। ये है पायरामिड अप्रोच। अब यह है इन्वर्टेड पायरामिड अप्रोच। इन्वर्टेड पायरामिड अप्रोच क्या होती है? स्टार्ट विद अ कोटेशन, ठीक है। इन्वर्टेड पायरामिड अप्रोच में इंप्रेशन इसका अच्छा ज्यादा पड़ता है, इसलिए कि कोटेशन से आप स्टार्ट करते हैं तो आप जो है ना उसका एक अच्छा इंप्रेशन होता है। लेकिन इस अप्रोच के अंदर मसला ये है कि अब आप कुछ कितने टॉपिक्स के लिए आप कोट्स याद करें। कोई ऐसा टॉपिक आ जाता है जो आपको बहुत अच्छा था लेकिन उसके लिए कोटेशन उसका आपको याद नहीं आ रहा है या आपको पता नहीं है या आपने पढ़ा हो नहीं उसके बारे में क्वेश्चन, तो ये अप्रोच आपके लिए नाकस साबित हो सकती है। लेकिन ये अप्रोच जो है ज़्यादा इम्प्रेसिव है अगर आपको कोटेशन आता हो उस टॉपिक से रिलेवेंट। स्टार्ट विद द कोटेशन, गिव जेनेरिक स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू द टॉपिक। आप कोटेशन दिया और आपने जो स्टेटमेंट दी है उस टॉपिक से रेलिवेंट, वो अपने जेनेरिक जनरल स्टेटमेंट देंगे टॉपिक से रेलिवेंट, इनफॉर्मल इकोनॉमी से या वे फॉरवर्ड से रेलिवेंट। और एंड पे आपने थीसिस स्टेटमेंट देना, ठीक है। इन्वर्टेड पायरामिड अप्रोच इंप्रेसिव है, थोड़ी सी डिफिकल्ट कह सकते हैं आप, क्योंकि आपको उसमें कोटेशंस जो है ना वो ज़्यादा याद करने पड़ते हैं और फिर एप्रोप्रिएट कोटेशन से स्टार्ट करना होता है। तो आप स्टार्ट विद द कोटेशन, आप इंट्रोडक्शन का पैराग्राफ, ऐसे राइटिंग के इंट्रोडक्शन का पैराग्राफ लिख रहे हैं, आपने कोटेशन से स्टार्ट किया, फिर जेनेरिक स्टेटमेंट दिए आपके टॉपिक से रेलिवेंट, और एंड पे आपने थीसिस स्टेटमेंट दिया। अब थीसिस स्टेटमेंट मैंने आपको पीछे पढ़ा भी दिया है, बता भी दिया। अब इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये वाली अप्रोच करवा रहा हूँ, इसलिए कि ये वाली आसान है। थीसिस स्टेटमेंट पीछे मैंने वीडियो के अंदर आपको बता दिया, लिखा हुआ है, और समरी भी लिखवाई हुई है उनकी, आउटलाइन लिखवाई हुई है उनकी, आपने समरी बना लेनी है और कॉल फॉर एक्शन कर देना। ये आपके लिए आसान है, लिहाजा मैंने आपके लिए ये वाला पैराग्राफ लिखा है ताकि आपको अगर ये वाली अप्रोच पसंद आती है तो आप इस अप्रोच को समझ सकें कि किस तरह से करते हैं।
इसके लिए मैंने आपके साथ एक जो है ना एग्जाम्पलरी वो आप कह लें कि सैम्पल के तौर पे एक पैराग्राफ लिख दिया है। इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ एज अ सैम्पल विद इन्वर्टेड pyramid अप्रोच। द फेमस इकोनॉमिस्ट पॉल रेयान सेज, अब ये कोटेशन से स्टार्ट कर लिया मैंने, ठीक है, और कोटेशन आप जो है ना डिफरेंट इंक के साथ लिख सकते हैं। इफ डिफरेंट इंक से मुराद ये ना हो कि आप रेड से लिख रहे हो, लेकिन एटलीस्ट जो है ना वो रेड और ग्रीन ना हो, एप्रोप्रिएट हो, ब्लैक हो, अगर ब्लैक से लिख रहे हैं तो फिर ब्लू हो। A free economy and strong communities honor the dignity of every person, rewarding effort with justice, promoting upward mobility and building solidarity among citizens। ये इकोनॉमी से रेलिवेंट, इकोनॉमी की इम्पोर्टेंस पे जो है ना आपका एक ऐसे कोटेशन आपको मिल गया। आपने इस कोटेशन से स्टार्ट किया। अब आपने क्या करना है कि जेनेरिक स्टेट्स में देंगे इकोनॉमी को लेके। जेनेरिक स्टेट में ये देखें, द फ्यूचर हेगमोनिक पावर ऑफ ग्लोबल एरिना लाइज इन इकोनॉमिक हब। To have an economic hub can just be a dream while having poor economic structure। ठीक है, अगर एक poor economic structure तो भी ये ख्वाब ही हो सकता है। At current the economy of Pakistan, अब पाकिस्तान पे जंप कर लिया, ठीक है, जेनेरिक स्टेटमेंट देते थे तो पाकिस्तान पे आ गया। The economy of Pakistan is facing similar situation। मीन सिमिलर सिचुएशन से मुराद ये है कि poor economic structure, पीछे बात की ना, तो उसके साथ हमने इसको कोहेसिव कर दिया है। The nation lags behind in almost all economic indicators. This has given birth to the debate regarding whether or not Pakistan will be able to come out of the grave economic crisis it faces as of now। ये खत्म नहीं हुआ, ये यहाँ पे जेनेरिक स्टेटमेंट, क्योंकि स्लाइड्स में मैंने तो स्लाइड्स में लिखा हुआ है ना, तो अगर वो सारा लिखता तो वो स्लाइड्स बहुत छोटी हो जानी थी। मैंने आगे लिखा हुआ है, ये आपको यहाँ भी आपका पैराग्राफ जो इंट्रोडक्शन का वो चल रहा है, ठीक है। द इनफॉर्मल इकोनॉमी, यहाँ से यहाँ तक आपकी जेनेरिक स्टेटमेंट आ गई, कोटेशन आ गया, जेनेरिक स्टेटमेंट्स आ गई। अब यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं आपका थीसिस स्टेटमेंट। द इनफॉर्मल इकोनॉमी इज द डाइवर्सिफाइड सेट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज, इंटरप्राइजेज, जॉब्स एंड वर्कर्स that are not regulated or protected by the state and is characterized by many issues such as current account deficit, fiscal deficit, high cost of doing business, low ease of doing business, a lack of export infrastructure and so on. This needs an integrated and broadened strategy to uplift Pakistan's economic ship out of troubled water। अब ये वाला जो सेंटेंस है ना, ये कॉल फॉर एक्शन है, ठीक है, ये कॉल फॉर एक्शन है, ये थीसिस स्टेटमेंट आ गया। तो हमने पायरामिड अप्रोच के मुताबिक जो है ना वो क्या किया है कि पायरामिड अप्रोच के मुताबिक हमने ऐसे का एग्जाम्पल भी, ऐसे राइटिंग के जो इंट्रोडक्शन है उसका एग्जाम्पल भी देख लिया है। जहां तक है इन्वर्टेड पायरामिड अप्रोच की बात, जहां तक बात है इसकी आपके जो पायरामिड अप्रोच है, इन्वर्टेड पायरामिड पे तो हमने ये वाला देख लिया ना, ये वाला इन्वर्टेड पायरामिड अप्रोच के साथ ये ऐसे का लिखा गया हुआ है, सैम्पल लिखा है आपको समझाने के लिए, आसानी के लिए, कि किस तरह से आपने जेनेरिक कोटेशन के बाद जो है जेनेरिक स्टेटमेंट किस तरह से देंगे। ये सारी जेनेरिक स्टेटमेंट दी इकोनॉमिक्स को लेके, इकोनॉमी को लेके, और एंड पे थीसिस स्टेटमेंट दी। ये आप यहाँ से देख सकते हैं कि इसकी जो अप्रोच है, ये मैंने आपको बताया कि बिल्कुल ईजी है, इसमें कोई ऐसी मुश्किल बात नहीं है। इस बात इसलिए नहीं है कि आप थीसिस स्टेटमेंट तो मैंने आपको इसमें लिख के भी बता दिया कि थीसिस स्टेटमेंट लिखते कैसे हैं, वैल्यू एडिशन क्या होती है, स्टैंस क्या होता है, ये मैं डिटेल में पहले लेक्चर में बता चुका हूँ। अगर आप पहली दफ़ा देख रहे हैं तो यूट्यूब से देख लें मेरे जो पहले प्रीवियस लेक्चर्स हैं उनमें। समरी ऑफ आउटलाइन सारी ऐसे के अंदर लिखवा दी है, ठीक है, ये आप उनकी समरी लिखनी हो, कॉल फॉर एक्शन। तो ये आज हमने डिस्कस किया अप्रोचेस टू इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ, लेक्चर नंबर 5 की वीडियो नंबर 1 में। अब वीडियो नंबर 2 के अंदर हम जो है ना देखने जा रहे हैं क्या चीज़ के कंपोनेंट्स ऑफ अ कंक्लूडिंग पैराग्राफ, यानी कि कंक्लूजन कैसे लिखते हैं, ठीक है। बीच की चीजें हम पहले डिस्कस कर चुके थे, इंट्रोडक्शन अभी करवा दिया, और अब वीडियो नंबर 2 के अंदर जो इसके बाद बनने जा रही है उसमें हम देखेंगे कि कंक्लूजन कैसे लिखते हैं, ऐसे का कंक्लूजन कैसे लिखते हैं और उसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं। तो ये मैं डिटेल के साथ आपको बता रहा हूँ वीडियो नंबर 2 में।